1905 में आइंस्टीन ने क्या किया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उसकी व्याख्या की और 1905 में 19 लाख के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश होता है, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है। क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है। जो एक पैकेट होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, H। इतनी बात समझे? तो एक पैकेट होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है H। अच्छा H क्या होता है, अगर H की बात करते हैं तो H होता है आपका प्लांक नियतांक। H क्या होता है भाई, H होता है आपका प्लांक नियतांक। अगर H की E इक्वल टू फार्मूला हो गया H, E इक्वल टू फार्मूला हो गया H। H न्यू एक पैकेट है, एक पैकेट या बंडल की एनर्जी है और H क्या आपका प्लांक नियतांक। अगर यहाँ से हम बात करें H की मात्रक की, अगर हम बात करें यहाँ से H की मात्रक की तो क्या निकलेगा, H बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका, सब लोग गौर से देखें भाई, H बराबर फार्मूला हो जाएगा E अपॉन म्यू। E अपॉन E आपकी एनर्जी है, जूल क्या होता है, जूल। और अगर न्यू आपकी आवृत्ति है, आवृत्ति 1/सेकंड। इसको शॉर्ट करेंगे हम तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका जूल सेकंड। क्या मिलेगा बच्चों, जूल सेकंड। तो अगर मात्रक की बात करें, प्लांक नियतांक की मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या निकलता है, जूल सेकंड। अब विमा की बात करें, जैसे अगर हमें विमा चाहिए प्लांक नियतांक की तो विमा कैसे निकालेंगे, चलो मात्रक क्या निकला, जूल सेकंड निकला है। तो जूल के लिए क्या लिखते हैं, जूल के लिए हम लोग लिखते हैं N L2T - सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे चल के क्या मिलेगा, N L2T-। तो ये बच्चों आपका मात्रक हो गया और ये आपकी विमा। अगर मान की बात करें तो मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड, ये इसका मान। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडलों रूप में गमन करता है। जो प्रकाश का जो एक पैकेट होता है उस पैकेट की अगर एनर्जी की बात करें तो कितनी होती है, H। कितनी होती है, H क्या है, प्लांक नियतांक, मात्रक जूल सेकंड होता है, विमा जनिता होती है और मान जी होता है। और आइंस्टीन को 95 में इनको इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आइंस्टीन ने एक और बात बताई थी कि जैसे मान लीजिए कोई धातु है, जैसे मान लीजिए कोई धातु है, इस पर हम परावैद्युतिक प्रकाश डालते हैं, इस पर हम परावैद्युतिक प्रकाश डालते हैं। तो परावैद्युतिक प्रकाश डालते हैं, जो फोटान डालते हैं, उस फोटान की जो एनर्जी होती है वो दो भागों में बढ़ती है। कितने भागों, मान लेते हैं जो फोटान डाला उसकी एनर्जी E है, उसकी एनर्जी जो कितनी E है, ये एनर्जी दो भागों में कैसे बढ़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो आपको विचार करिए कि एक फोटान सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देता है। एक क्वेश्चन हमको और क्लियर करते हैं। जैसे मान के चलो एक धातु है X, उसका कालफलन है आपका 2.5 और हमने दो फोटान डाल दिए 1.5 और 1.5 एनर्जी के। तो क्या बताओ उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसे एक धातु है उसका वर्क फंक्शन है 2.5, जो हमने फोटान डाली, दो फोटान डाली, प्रत्येक की जो एनर्जी है 1.5। अब आपको डिसाइड करके ये बताना है क्या धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक जो एनर्जी होती है, जो मिनिमम एनर्जी होती है वो कालफलन से होती है, उतनी एनर्जी कम से कम चाहिए। तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेकिन जो हम तो फोटान डाले 1.5 पे डाले, दो डाले ना, तो एक इनकी एनर्जी 3 हो जाएगी, जो कि 2.5 से ज्यादा है। तो एक समान तरीके से अगर हम सोचें, एक समान तरीके से सोचा कि कह सकते इलेक्ट्रॉन निकली, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, हमने आपको बताया था एक फोटान सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है, एक फोटान सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है। तो ऐसा नहीं कि दो मिलकर एक को देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब जो फोटान होता है उसकी एनर्जी कितने भागों में बांटी हमने, दो भागों में बांटी। पहला जो एनर्जी एक फोटान आया इस धातु में गिरेगा, उस फोटान की एनर्जी कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। वो इलेक्ट्रॉन दो भागों में इसको डिवाइड करेगा। पहला भाग सुनो, जैसे जो फोटान यहाँ पे, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अपनी ऊर्जा खर्च करेगा, बिल्कुल करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो फटाक से ऊपर पहुंच जाए। तो पहली एनर्जी को जो भाग है वो इस भाग में वितरित होगा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में।
यहाँ से यहाँ तक आने में एनर्जी का पहला भाग खर्च होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में एनर्जी का पहला भाग खर्च होगा। यानी पहला भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च होता है। दूसरा भाग एनर्जी का दूसरा भाग होता है, एनर्जी का दूसरा भाग होता है वो इस बात में खर्च होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो पहला उत्सर्जित कराने में, दूसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसके लिए फाई का मान लिया आपने φ1, इसके लिए कार्बन का मान लिया φ2। आप बताओ φ1 ज्यादा कि φ2 ज्यादा? φ1 इज ग्रेटर देन φ2। कुछ जाहिर सी बात है, वो कॉमन बात है कि जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो धातु के अंदर जितने भी परमाणु छोटे छोटे उसे टक्कर मारते हुए पहुंचेगा, और ये फटाक से ऊपर ही पहुंच गए, तो इसके लिए कार्बन का मान ज्यादा होगा, इसके लिए कार्बन का मान कम होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन का मान अलग अलग होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन का मान अलग अलग होता है। तो एनर्जी मान लो हमने ऐसा मान लिया कि प्रोटॉन की ऊर्जा E है, के भागों में बटी? 2 भागों में, एक तो उसके कार्ब फलन में बढ़ गई और दूसरे कार्ब फलन के बाद उसको एनर्जी प्रदान करने में यानी काइनेटिक एनर्जी में व्यय हो गई, तो उसको हमने लिख दिया Ke। क्या लिख दिया बच्चों? Ke। अब E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है H म्यू, और W बराबर फार्मूला होता है आपको H म्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अगर हम स्पेशली काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर हम स्पेशली काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो Ke बराबर क्या निकलेगा? Ke बराबर निकलेगा आपका H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो यहाँ से जो कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से H कॉमन कर लें, H कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर हम बात करें न्यू की तो न्यू बराबर हम लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, और अगर न्यू नॉट की बात करें तो न्यू नॉट बराबर लिखा जा सकता है C अपॉन लैम्डा नॉट। ये लोग रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा बोलो? C अपॉन लैम्डा माइनस का C अपॉन लैम्डा नॉट। कॉमन क्या निकालेंगे? C कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? SC 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी हाफ mv² ही मैक्सिमम। एक बात समझने वाली बात है, प्रोसेस में ये बात तो आपने समझ ली कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा वो यहाँ तक पहुँचने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन केवल पृष्ठ पर होगा उसे फटाक से थोड़ी एनर्जी ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसके लिए कार्बन का मान अलग, इसके लिए कार्बन का मान अलग, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन का मान अलग होता है। अब दूसरी बात बच्चों ये है, अगर कार्बन का मान सबसे कम है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो विचार करो, कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की आवश्यक एनर्जी, जो आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण है Ke बराबर मैक्सिमम बराबर लिखाना हमने H न्यू माइनस न्यू। देखिए यदि इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, इस कंडीशन में अगर हम मान लें कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 0 से कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव हो गई तो पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की संभावना खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि पृष्ठ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो जो आप प्रकाश डाल रहे हो उसका मान न्यू नॉट से, उसका मान न्यू नॉट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बस नहीं, तो यदि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव हो जाएगी तो पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो जाएगी, चाहे तीव्रता कितनी भी आप बना लो, चाहे तीव्रता आप कितनी भी उसकी रखो। तो पहला नियम ये हो गया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने हैं तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने हैं तो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालना है। दूसरी बात, एक निश्चित आवृत्ति के लिए यदि हम तीव्रता बढ़ाएं, यदि एक निश्चित आवृत्ति के लिए हम तीव्रता बढ़ाएं, तीव्रता का मतलब क्या होगा कि धातु के एकांत क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ा दें। फोटॉनों की संख्या बढ़ा देते तो क्या देखा गया कि उसी अनुपात में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। हमने इसको कांस्टेंट माना, कांस्टेंट निश्चित माना, तो H न्यू भी तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक फोटॉन के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, प्रत्येक फोटॉन के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए जब H न्यू आपकी नियत हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो नियत होगी। मतलब क्या होगा? यदि तीव्रता बढ़ा रहे हैं, यदि तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, ना कि उनकी गतिज ऊर्जा। ये नियम हो गया। अच्छा, सूत्र में देखिए आप क्या देख पा रहे हो? जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है किसके? उसमें देखो आ रहा है क्या आ रहा है?
तो यदि काइनेटिक एनर्जी आपको बढ़ानी है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ानी है, तो आपको फोटॉनों की जो फोटॉन डाल रहे हैं उनकी हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी, ना कि तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। ठीक। अगली बात क्या है, जैसे ही फोटॉन डालते हैं बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं, और उनके बीच टाइम इंटरवल की बात करें 10 की पावर -10 या 10 की पावर -9, ये आपके सभी नियमों के इस प्रकार से आप व्याख्या